जय हिंद साथियों। इस हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लास की श्रृंखलाओं में अपन आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन स्वर संधि का मास्टर वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो 10 मिनट का होगा। अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखते हो तो स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 500 भेदों को आप आसानी पूर्वक समझ पाओगे। अगर आप यूपीएससी से लेकर के सबसे बड़े से बड़े एग्जाम, यूपीएससी से लेकर के सबसे छोटे एग्जाम पीटीईटी या बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो इस क्लास की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको एक फायदा ये मिलेगा कि हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लासें आपको मास्टर वीडियो के रूप में मिलेगी, ताकि आप परीक्षा से पहले बार बार रिविजन करके हिंदी व्याकरण को मजबूत कर सकते हो। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं स्वर संधि की परिभाषा से कि स्वर संधि कहेंगे किसे। तो इसकी परिभाषा है कि एक शब्द के दो खंड होते हैं। तो इसमें परिभाषा है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर। यहाँ पर इसके उदाहरण से समझो। यहाँ पर शब्द है कारावास। तो कारावास शब्द के दो खंड होंगे। जब अपन कारावास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसके दो खंड होंगे, एक होगा प्रथम खंड, एक होगा दूसरा खंड। तो इसकी अपन देखा कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए। इसका कारावास का संधि विच्छेद है कारा प्लस आवास। तो प्रथम खंड है कारा, दूसरा खंड है आवास। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, रा है, रा के साथ अ की मात्रा है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। साथ में आ आने के कारण स्वर का स्वर से मेल हुआ है, तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर देखना, स्वर के बाद अगर स्वर आए तो वहां पर स्वर संधि होगी। तो आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी शब्द के दो खंड होते हैं, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो वहां पर स्वर संधि होगी। तो हमारी परिभाषा तो क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि के में आपको सिर्फ ये 3 लाइनें याद रखनी है। परिभाषा को आप ध्यान रखना और दीर्घ संधि में 3 लाइनें याद रखनी है। यहाँ पर है कि ए या आ के बाद अगर ए या आ जाए तो कौन सी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसका उदाहरण है यहाँ पर देखना, मेघालय। इस मेघालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो 2 खंड बनेगा। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर ए या आ है तो आ बन जाएगा। यहाँ पर देखना, मेघालय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा मेघ प्लस आले। इस मेघ के साथ अ की मात्रा है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी आ है, तो ए और आ के बाद ए या आ जाए तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा, शब्द बनेगा मेघालय। तो दीर्घ संधि का प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ए या आ हो तो ए या आ का आ हो जाता है। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं कि ई या ई के बाद प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ई या ई होनी चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी ई या ई हो तो क्या बनेगी, ये दीर्घ ई बन जाएगी। इसका उदाहरण है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना, शब्द है अतिव। इस अतिव के 2 खंड होंगे, एक होगा अति और दूसरा है इव। तो यहाँ पर नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, ये इसका प्रथम खंड है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ती है, ती के साथ ई की मात्रा है, ठीक है। तो ई या ई होनी चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी ई या ई में से कोई एक हो तो दीर्घ ई बन जाएगी, शब्द बनेगा अति प्लस यू बराबर अतिव। अब तीसरा इसका नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अगर उ या उ है, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर उ या उ है तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बन जाएगा। अब इसका उदाहरण देखो, यहाँ पर शब्द है सुक्ति, ये बड़ा हुआ है सुक्ति, यहाँ पर बनेगा सु प्लस उक्ति। यहाँ पर सु के साथ उ की मात्रा है, आगे भी उ आने के कारण उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ में परिवर्तन हो जाएगा, शब्द बनेगा सुक्ति, सु प्लस उक्ति। तो इस प्रकार आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। आपको दीर्घ संधि में ये 3 लाइनें याद रखनी है। अब दूसरी संधि है, वो संधि है गुण संधि। इस गुण संधि में आपको सिर्फ ये 2 लाइनें याद रखनी है। इसमें क्या है कि एक शब्द है, उसके भी 2 खंड होते हैं, पहले परिभाषा मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखना, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, यहाँ पर शब्द है रमेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके 2 खंड हो गए। तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, ये इसका प्रथम खंड है रमा, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण, ये दूसरा खंड है, इसका प्रथम वर्ण अगर ई या ई में से कोई है
तो क्या होगा कि ये ए और ई मिलके क्या बनाएगा, इस ए बन जाएगा। तो यहाँ पर शब्द है रमेश, रमा प्लस इस, यहाँ पर आ के बाद ई अगर आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, तो शब्द बनेगा रमेश। रमा प्लस इस बराबर रमेश। तो यहाँ पर आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर उ या उ है तो क्या होगा, ए आ और उ या उ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना महोदय, इस महोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा महा प्लस उद्दय। आ के साथ आ की मात्रा है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण उ है, आ और उ आने पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और शब्द संधि बनेगी महोदय महा प्लस उद्दय। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर उ या उ है तो ओ बन जाएगा। अब इसका तीसरा नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर री है तो अर बन जाएगा। यहाँ पर शब्द है महर्षि, शब्द बनेगा महा ऋषि, महा यहाँ पर आ की मात्रा है, आगे री है तो शब्द बन जाएगा अर, शब्द होगा मैं ऋषि का बनेगा महा प्लस ऋषि। इस प्रकार आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। तो गुण संधि के एक और ये भी नियम है कि जहां पर एक मात्रा दिखे वहां पर गुण संधि होती है अपवाद को छोड़कर, ये इसकी ट्रिक है गुण संधि की। तो ये आपको गुण संधि और दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अब तीसरी संधि है वो संधि है वर्धी संधि। इस वर्धी संधि में आपको ये दो लाइनें याद रखनी है जिसमें कि ए या आ के बाद प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ए या आई है तो आई बन जाएगी। आप इसका उदाहरण देखना, अध्यय, अध्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अध प्लस एव, ध के साथ अ की मात्रा है और उसके बाद अ है तो शब्द बनेगा ए या आ के बाद ए या आई आए तो ए आ गया दूसरे प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर ए या आई आए तो क्या बनेगी, आई बनेगी। तो शब्द बनेगा अध्यय प्लस अध प्लस एव। दूसरा इसका नियम देखना, तथैव, तथा प्लस एव, आ के बाद अगर ए आया हुआ है तो शब्द बनेगा इस ए और आ और ए मिलकर क्या बनेगा, आई बनाएगा तो शब्द बनेगा तथैव। इसका दूसरा नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ओ या औ आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ पर शब्द है मौसदी, शब्द है महा प्लस औषधि, आ के बाद औ आने के कारण ए आ और औ का मिलकर क्या बनेगा, आ के बाद ये औ आया है तो यहाँ पर है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई हो सकता है, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ओ या औ में से कोई आए तो क्या बनेगा, ये औ बन जाएगा, शब्द बनेगा मौसदी का महा प्लस औषधि। अब इसका चौथा नियम है यण संधि। यण संधि में आपको सिर्फ ये तीन लाइनें याद रखनी है कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई या ई को छोड़कर कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, ई या ई का बन जाएगा यह हो जाएगा। उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाएगा, री के बाद असमान स्वर आए तो अर हो जाएगा। यहाँ पर शब्द है अत्यधिक, यहाँ पर अति ई है, ती के साथ ई की मात्रा है, सामने अ आ चुका है, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा, यह हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, शब्द बनेगा अत्यधिक। दूसरा है उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ या उ का वह हो जाएगा। यहाँ पर अन्वय, अनु प्लस अय, उ के बाद असमान स्वर है ए तो क्या बन जाएगा, उ का वह बन जाएगा, शब्द बनेगा अन्वय। तीसरा है कि री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण री होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। शब्द है पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ये री है, री के बाद असमान स्वर है तो शब्द बनेगा त्रि, रे बन के बनेगा पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो इस प्रकार ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो यह बनेगा, उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो वह बनेगा, री के बाद असमान स्वर आए तो रे बनेगा। अब लास्ट संधि है वो संधि है अयादी संधि। इस अयादी संधि में आपको क्या करना है कि अगर ए के बाद असमान स्वर आए तो अय बनेगा, इस आई के बाद असमान स्वर आए तो आय बनेगा, ओ के बाद असमान स्वर आए तो औ बनेगा और आओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आओ बनेगा। यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है इससे पहले का है प्रथम खंड और उसके बाद है दूसरे खंड का प्रथम वर्ण।
तो प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अगर ए है और सामने दूसरे खंड का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर है तो शब्द बनेगा अय। यहाँ पर इसका उदाहरण देखना, यहाँ पर चयन शब्द है, यहाँ पर चे प्लस अन, यहाँ ए है, उसके बाद असमान स्वर आने के कारण क्या बनेगा, अय बन जाएगा। यहाँ पर च का च लिख दिया जाएगा, इस ए का अय बराबर चयन। इस प्रकार ए के बाद ए समान स्वर आए तो क्या बनेगा, अय बनेगा। यहाँ पर दूसरा है एक अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय बनेगा। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ विधायक, इस विधायक का संधि विच्छेद होगा विद्ये, विद्ये प्लस अक। यहाँ पर अय के बाद कोई असमान स्वर आया है अ तो बनेगा आय। तीसरा है कि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो शब्द बनेगा ओ। यहाँ पर शब्द देखना पवन, इस पवन का होगा पो के बाद प प्लस अन बराबर पवन। पो के बाद मतलब ओ के बाद असमान स्वर आया तो औ बन जाएगा, और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आओ बन जाएगा। यहाँ पर है धावन, धो प्लस अन। इस प्रकार ये स्वर संधि की मास्टर क्लास थी। अगली क्लास अपन व्यंजन संधि पर बनाएंगे। और धन्यवाद।